हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए आज अपनी जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स की सीरीज है टॉपिक वाइज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज अधिगम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने देखा अधिगम का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में जाना। आज हम अधिगम के क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, जहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पैदा होते हैं। वहाँ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस ही लेके आया हूँ मैं, जहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार क्लास सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर करें साथियों, और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दे पिछली वाली क्लास कैसी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। क्लास को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपके अधिगम वाला टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। देखिएगा, शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित जो क्रिया होती है साथियों, वो कल्पना करना होता है। क्या होता है? कल्पना करना। ये संज्ञान से जुड़ी हुई है, अपने दिमाग से जुड़ी हुई क्रियाएं। किससे? दिमाग से, यानी कि माइंड से जुड़ी हुई जो क्रियाएं होती है वो संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र होता है। वो कल्पना करना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन में नहीं है पूछा है, ठीक है, और पिछले में संज्ञानात्मक क्षेत्र था जो पूछा है। अब यहाँ कौन सा नहीं है? देखिएगा, सामान्यकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना और सचित्र वर्णन करना या फिर विवरण सचित्र। देखिए, सचित्र विवरण जो है ये आपके संज्ञानात्मक में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ सामान्यकरण आ जाएगा, जनरलाइजेशंस, अनुवाद करना, ट्रांसलेशन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस, लेकिन सचित्र विवरण जो है ये संज्ञानात्मक का नहीं होगा। और राइट आंसर यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अधिगम के 2 प्रकार हैं। अब अधिगम कौन कौन से प्रकार के होते हैं? देखिए, आगमन और निगमन, नकारात्मक, सकारात्मक, बनावटी एवं वास्तविक, शिक्षक एवं शिक्षार्थी। देखिए, अधिगम के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार से मान्य होते हैं। एक तो आपका होता है आगमन, ठीक है, और एक होता है आपके निगमन। समझिएगा, अधिगम के प्रकार आगे और पढ़ेंगे, लेकिन ये मोटे तौर पे 2 प्रकार सामान्य रूप से जो पूछा है वो आगमन और निगमन आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब अधिगम के संपूर्ण प्रकारों के बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपको दिया है। आम भाषा के अंतर्गत अधिगम के 2 प्रकार आगमन और निगमन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा इसको। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या फिर सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं, इसे कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा? देखिएगा, ये एक परिभाषा है, ये एक अधिगम की परिभाषा है। अब ये कौन से अधिगम की परिभाषा है? क्या कह रहा है कि प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है और शिक्षार्थी परिकल्पना और सामान्य सिद्धांत भी प्रस्तुत करता है, यानी कि अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या निगमन अधिगम होगा, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम या फिर संज्ञानात्मक अधिगम? तो देखिए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा निगमन अधिगम। क्या कह रहा है ये? परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है जिसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ निगमन अधिगम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ये निगमन अधिगम की एक परिभाषा होती है,
इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लेना, ये बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और रॉबर्ट गेने के अधिगम अनुक्रम सिद्धांत में अधिगम के कितने प्रकार सम्मिलित है? रॉबर्ट गेने की बात करें तो बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है आपका। ठीक है, इसके अधिगम कितने प्रकार के माने गए हैं? तो रॉबर्ट गेने के जो अधिगम है उसके 8 प्रकार माने गए हैं। ये 8 प्रकार अभी क्लास के आखिरी में आपको अच्छे से समझा दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में जो है अपन सिद्धांतों के साथ रॉबर्ट गेने को एक अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट गेने की बात हुई तो यहाँ 8 प्रकार या 8 परिस्थितियां जो है अधिगम की इन्होंने बताई थी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सकारात्मक रूप की बात हो रही है, एक तो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट होता है और पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ अधिगम के पॉजिटिव इफेक्ट की बात करी है कि सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? तो अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, जहां डर पैदा हो रहा है, क्या जहां डर पैदा होता है ना, वो सकारात्मक नहीं हो। सहपाठियों से प्रतियोगिता भी सकारात्मक के नहीं आती है, माता पिता की ओर दबाव भी सकारात्मक में नहीं आता है। तो यहाँ जो हो जाएगा, अधिगम की जो परिस्थितियां होती है साथियों, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। परिस्थिति के अनुरूप ही बच्चा सीखता है। जिस प्रकार की परिस्थितियां उसके सामने होगी, उसी परिस्थिति के अनुकूल वो सीखेगा। ठीक है ना, जिस प्रकार से वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना, वातावरण में सारी परिस्थितियां पैदा होती है। इसी प्रकार से अधिगम की परिस्थितियां जो है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है, राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपके क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सीखने के वक्र। अब सीखने के वक्र क्या है यही पूछा है इसके अंतर्गत, क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक। देखिए, सीखने के वक्र होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक। किसके होते हैं? प्रगति के। सीखने का वक्र जो होता है ना साथियों, बताता है कि ये किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, कि शुरुआती में तेज सीख रहा है, बाद में बच्चा धीमा सीख रहा है, फिर वापस तेज सीख रहा है, फिर धीमा सीख रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो डायग्राम बनता है वो सीखने की प्रगति का सूचक होता है। एक बच्चा जो लगातार क्रम से समानांतर सीखता रहता है, एक बच्चा जो शुरू में सीख रहा है बढ़ते हुए चला गया, लेकिन एकदम उसके वक्र आया, नीचे आ गया वो और सीखा नहीं उसने। तो ये जो होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक कहलाते हैं, सीखने के वक्र। 1 नंबर आंसर यहाँ राइट रहेगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक हैं। यहाँ पर्यावरणीय कारकों की बात हो रही है, जिसके अंतर्गत आपके एनवायरनमेंट से संबंधित कारक आ जाएंगे, जैसे सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, थकावट जो है पर्यावरणीय कारक नहीं होता है, ये मानवीय कारक ही होते हैं। मानसिक स्तर खुद का सेल्फ होता है। तो यहाँ जो है सामाजिक परिवेश जो है आपके साथियों, ये वातावरण से, ये पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आ जाएगा। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस टफ भी होते हैं। आप सभी क्वेश्चनों को देखिएगा, लेवल पता चले। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो संचार के साधन, समवयस्क समूह है, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। क्या हो जाएगा यहाँ राइट आंसर? देखिए, व्यक्तिगत कारक संचार के साधनों में तो होता नहीं है, समवयस्क समूह होते हैं तो वहाँ पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। अध्यापक भी उसी कारक के अंतर्गत आएगा, लेकिन खुद की परिपक्वता, खुद की आयु जो है ये निजी होती हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आ जाएगी। किसके अंतर्गत आएगी साथियों? व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आ जाएगी। परिपक्वता एवं आयु यहाँ आपके राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखना एक लक्ष्य आधारित क्रिया है, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। सीखना क्या है? एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्य की ओर ले जाता है साथियों, इस चीज को आप ध्यान रखना। बहुत सारे कॉमनली फैक्टर्स में पूछा जाता है, वहां केवल कथन दिए जाते हैं, उनमें से बोल दिया जाता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर नीचे लिख दिया जाता है इन कथनों में से कौन कौन से कथन जो असत्य है, कौन कौन से कथन सत्य है। ये इस प्रकार से न्यू ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं।
तो एक लक्ष्य आधारित क्रिया है सीखना, इसकी सफलता में कुछ कारकों का योगदान है। वातावरण का योगदान है क्या साथियों इसके अंतर्गत? तो मैं कहना चाहूँगा कि वातावरण का सहयोग होता है, विद्यार्थियों को बलयुक्त प्रेरणा ये भी है, विद्यार्थियों की मानसिक व्यवस्था भी है, उपयुक्त सभी। यहाँ आपके राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक। सकारात्मक रूप की बात हो रही है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां और माता पिता की ओर दबाव। तो अभी पीछे कर लिया अपन ने ये क्वेश्चंस, यहाँ अधिगम परिस्थितियां राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है? शिक्षक से संबंधित कारक की बात हो रही है तो कौन सा हो सकता है? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति शिक्षक से संबंधित नहीं होती है, ये सेल्फ संबंधित होती है, स्वयं से संबंधित होती है। अभ्यास भी स्वयं से होता है। ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञान से अज्ञान की, अज्ञात की ओर, ये भी स्वयं से होता है। लेकिन यहाँ प्रस्तुतिकरण कौन करता है साथियों? शिक्षक करता है। कौन करता है प्रस्तुतिकरण? जो है शिक्षक करता है। यहाँ राइट आंसर आपके हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अधिगम क्रिया प्रभावित होती हैं। अधिगम की जो क्रिया है वो प्रभावित किससे होती है? विद्यालय के भौतिक पर्यावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से, या विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ क्रिया किससे प्रभावित होती है? अधिगम की जो क्रिया है वो किससे प्रभावित होती है? यहाँ विद्यालय का भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पर्यावरण से होती हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किससे संबंधित है? छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है स्कूल की संगठनात्मक स्थापना। ये छात्रों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। तो ये पहलू किस श्रेणी में रखा जाएगा? ये पहलू किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, या फिर अन्य कारक? देखिए, स्कूल हो गया, आसपास का परिवेश हो गया। क्या हो गया? आसपास का परिवेश हो गया, आपके परिवार हो गया, आपके स्वयं समूह हो गए, एज समूह हो गए, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके दोस्त वगैरह, है ना, ये सारे जो होते हैं ये हमेशा दोस्तों सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं। परिवार, आसपास, समूह, दोस्त, और इसी के साथ आपका विद्यालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्यालय, ठीक है। विद्यालय भी आपके हमेशा सामाजिक कारक के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा, सामाजिक कारक। देखेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम होता है, अधिगम कब होता है? विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों विद्यालय में एवं विद्यालय के बाहर, या केवल कक्ष में। अब यहाँ पूछा अधिगम कब होता है इसी चीज के। तो देखिए, अधिगम हमेशा विद्यालय के अंदर भी हो सकता है और विद्यालय के बाहर। अधिगम कहीं पर भी हो सकता है। आप बस स्टैंड पर बैठे हो अधिगम, रेलवे स्टेशन पर बैठे हो वहां से अधिगम कर सकते हैं। आप दोस्तों में बैठे हो अधिगम हो सकता है, आप विद्यालय में बैठे हो अधिगम हो सकता है, आपके परिवार से आपका अधिगम हो सकता है। अधिगम जो है ना साथियों, विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी अधिगम होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा 3 नंबर ऑप्शन आपके राइट आंसर रहने वाला है, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अधिगम होता है, ये वापस सेम वही रिपीट क्वेश्चंस, विद्यालय और विद्यालय के बाहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अच्छा अधिगम निर्भर करता है, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? क्या शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों और सहायक सामग्री के उपयोग पर, या फिर उपयुक्त सभी पर? देखिए, यहाँ शिक्षक का भी अहम रोल होता है। छात्र सक्रिय होंगे, छात्र की रुचि होगी तो भी सीखेगा। उपयुक्त शिक्षण विधियां भी होनी चाहिए और सहायक सामग्री भी अच्छी उपयुक्त होनी चाहिए। तो यहाँ जो आपके आंसर रहेगा वो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, लर्निंग के लिए आवश्यक क्या है?
स्व अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या फिर उपयोग सभी। देखिए साथियों, अधिगम के लिए सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत ही मायने रखता है। 100% आपका सेल्फ एक्सपीरियंस चाहिए, सेल्फ थिंकिंग चाहिए यानी कि स्वचिंतन, सेल्फ एक्टिविटी चाहिए, स्वक्रिया यानी कि स्व अनुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, तीनों का ही जो रोल है अधिगम के लिए आवश्यक होता है साथियों। यहाँ आपके राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे अधिगम से। आज अपन ने अधिगम की प्रकृति, अधिगम के प्रकार के बारे में, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने जाना है। आगे वाली क्लास में, अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसके अंतर्गत अपन अधिगम के सिद्धांतों के एक एक सिद्धांत को लेकर के डेली क्लासेस लेके आऊंगा। ये छोटे छोटे बिंदुओं से आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। तो पिछली रीड प्री के अंतर्गत जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था साथियों, उन साथियों के लिए विशेष छूट हैं और अभी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए वहां जाकर के, और न्यू स्टूडेंट को भी यदि टेस्ट सीरीज लेनी है तो वहां टेलीग्राम में जाकर ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9351794037 पर भी कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम आपको डेली पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ हम वहीं पर प्रोवाइड करवा देते हैं, वीडियो ना बना करके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो जाए। और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।